जाविस जाविस वेकअप स्टार्ट करते हैं। Welcome back, sir. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रतीक समाधान शेजोड़। आई एम अ स्क्रीन प्ले राइटर, सिनेमाटोग्राफर एंड डायरेक्टर। आज हम एनालाइज करेंगे साउथ की रिलीज हुई फिल्म कर्णन को, जो प्रोड्यूस की है कलईपुल्ली एस थानू ने और जिसके निर्देशक है मारी सेल्वराज। हम इस फिल्म का रिव्यू नहीं कर रहे, ये इस फिल्म का एनालिसिस है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो सबसे पहले आप इस फिल्म को देख लीजिएगा, उसके बाद इस फिल्म के इस वीडियो को मतलब इस मूवी के एनालिसिस को देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जारवेस स्टार्ट करो। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म के प्लॉट की। तो ये फिल्म पूरी तरीके से पोड़ईकुलम नाम के गांव के आसपास की कहानी है, जहां पे पुलिसकर्मियों ने 600 पुलिसकर्मियों ने एक शेड्यूल कास्ट यानी कि एक पिछली जाति के ऊपर एक अटैक किया था, उनकी पूरी प्रॉपर्टी को, उनके पूरे कागजों को, दस्तावेजों को नष्ट करने के लिए। तो कहानी स्टार्ट होती है एक गाँव से जिसका नाम है पोड़ईकुलम। ये एक गाँव है, अब हम अज्यूम करते हैं कि ये पोड़ईकुलम गाँव है। इस गांव के लिए जो भी एक रास्ता जाता है जो मेन सिटी से अटैच होता है, उस रोड पर अगर कोई भी पोड़ईकुलम का आदमी जाता है तो उसको बस स्टॉप यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। उससे प्रॉब्लम ये होता है, अगर इनको किसी बड़े सिटी में जाना है तो उनको बस स्टॉप अवेलेबल ना होने के कारण कोई भी बस वहाँ पे नहीं रुकती है। अगर उनको किसी बड़े शहर में जाना है तो उनको कुछ किलोमीटर दूर पैदल चल के हुए मेलूर नाम के गाँव से बस पकड़नी पड़ती है। मेलूर वासी और पोड़ईकुलम वासी, इन दोनों के बीच में हमेशा वाद विवाद होते ही रहते हैं। तो पोड़ईकुलम वासियों का सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि उनको उनके गांव के लिए एक स्पेशल बस स्टॉप चाहिए जहां पे बस रुके। 1995 की ये जो कहानी है, ये कहानी फिल्म में 1997 की बताई गई है। 1995 में कोलेरा का प्रभाव भी उस टाइम बहुत ज़्यादा था। उस टाइम पे बहुत सी लड़कियों का यानी कि बहुत से बच्चों का भी उसमें देहांत हो गया था। कहानी स्टार्ट होती है एक लड़की से जो पहले ही सीन में, पहले ही शॉट में रोड पर तड़पती हुई दिखाई देती है कोलेरा की वजह से। उसको ले जाने के लिए कोई भी बस या फिर कोई भी प्राइवेट व्हीकल वहाँ पे रुकता नहीं। इसलिए उस गांव के लोग इस बात से बहुत ही नाराज़ होते हैं कि उनके लिए कोई भी सुविधा गवर्नमेंट ने अलॉट की ही नहीं है। धनुष रिप्रेजेंट करते हैं एज अ लीडर अपने विलेज के लिए, अपने गाँव के लिए, और वो इस पूरी फिल्म में एज अ लीडर का ही काम करते हैं, जो कि ऑब्वियसली वो लीड एक्टर में है। जब तक धनुष को अपने गांव के प्रॉब्लम्स का पता नहीं चलता तब तक धनुष को उस सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं होता कि अपने गांव वालों के साथ क्या अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। फिल्म के एग्जैक्ट इंटरवल में ऐसा पता चलता है धनुष को कि जो ये अन्याय अत्याचार हो रहा है, अगर वो इसके विरोध में बात नहीं करेंगे तो गाँव वाले कभी भी अपने अन्याय अत्याचार के विरोध में कभी संघर्ष नहीं करेंगे, कभी उसका विरोध करेंगे ही नहीं। तो ये जो फिल्म है ये पूरी तरीके से इस गाँव के आसपास ही होने वाली पूरी कहानी है। अब बात करते हैं इस फिल्म के स्क्रीन प्ले की। तो ये स्क्रीन प्ले टोटली 2 घंटा 36 मिनट में डिवाइडेड है। मतलब इस फिल्म का पूरा टाइम लाइन 2 घंटे 36 मिनट का है। अगर हम इस फिल्म को डिवाइड करें इंटरवल और इंटरवल के बाद की फिल्म का, तो इंटरवल होता है 1 घंटा 19 मिनट पे, 1 घंटा 19 मिनट पे। फिर इंटरवल के बाद मतलब 1 घंटा 20 मिनट से लेके 2 घंटा 36 मिनट तक ये फिल्म जाती है। स्टार्ट करते हैं इस फिल्म की ओपनिंग से। इस फिल्म की ओपनिंग बहुत ही साइलेंट तरीके से बताई गई है, जहाँ पे सिर्फ आपको नेचर के साउंड आते हैं, ट्रैफिक के साउंड्स आते हैं, आपको गाड़ियों के आवाज़ आते हैं, व्हीकल्स के आवाज़ आते हैं। वहाँ से फिल्म स्टार्ट होती है। दिस इज़ अ यूनिक स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग स्क्रीन प्ले। जब इस फिल्म के क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद एक सॉन्ग होता है जो इस फिल्म का पहला सॉन्ग है, टाइटल सॉन्ग है। अगर किसी फिल्म को पावरफुल स्टाइल से प्रेजेंट करना हो तो उसके क्रेडिट्स और क्रेडिट के बाद का इंट्रो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। इस फिल्म में दोनों भी चीज़ें बहुत ही अलग ढंग से बताई गई हैं। पहले जब क्रेडिट्स होते हैं तब वातावरण या फिर फिल्म का पूरा माहौल बहुत ही शांत होता है। जब क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं तब फिल्म को एक गाने के स्वरूप से जो फिल्म की कहानी है, जो अन्याय अत्याचार इस पिछली जाति के ऊपर हो रहा है सालों साल से, उसका विवरण उन्होंने एक सॉन्ग में कर दिया कि अब वो अत्याचार सहन नहीं करेंगे, वो अब विद्रोह करने वाले हैं। पहला ही सीन इस फिल्म में ऐसा होता है उस सॉन्ग में कि धनुष को एक पुलिस वैन में ले जाया जा रहा है। धनुष ने क्या किया, कैसे किया, ये पहले सीन में एस्टेब्लिश नहीं किया गया। और एक क्लासिक सी एक स्ट्रक्चर है कि एक आदमी जलती हुई मशाल से जो आग उनके दिल में लगी हुई है, उसको वो सिंबॉलिक स्टाइल से बताया गया है कि वो जलती हुई आग की एक मशाल से धनुष की एक पेंटिंग उस दीवार पर निकालते हैं, जो कि एक क्लासिक रिप्रेजेंटेशन है कि वो अपने नेता को मान चुके हैं। नेता यानी कि ऐसा आदमी, लीडर, आपका लीडर ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे या फिर आपको सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए प्रयास करे।
उस गांव के सब लोगों ने धनुष को अपना नेता मान लिया, जो उस गांव को लीड करके अपने ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार इसके अपोजिट में स्वाभिमान की लड़ाई वो लड़े और खुद के लिए जिए। इस स्क्रीन प्ले को पहले इंटरवल तक हम 9 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो इसके 9 सबसे बड़े सीक्वेंसेस है उसको हम डिवाइड करेंगे, जो इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है उनको ही डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्रेडिट सीक्वेंस जो है 3 मिनट का, उसके बाद एक सॉन्ग आता है जो इस फिल्म की कहानी को लीड करता है या फिर इस कहानी को दर्शाता है कि इस फिल्म में क्या एक्चुअली कंसेप्ट क्या है इस फिल्म की। ये सॉन्ग जाता है 9 मिनट तक। तो ये हुआ दूसरा पोर्शन। उनके गांव में एक फेस्टिवल होता है, जो ये पोर्शन तकरीबन 20 मिनट तक जाता है, ये 20 मिनट तक जाता है। ये पोर्शन यहाँ से लेके मतलब इस सॉन्ग से लेके 20 मिनट तक उनके गांव में एक फेस्टिवल होता है। उस फेस्टिवल की ही पूरी कहानी या फिर उस फेस्टिवल के बारे में पूरी डिटेल्स बताई गई है। उनका फेस्टिवल का सेलिब्रेशन का तरीका बताया गया है, उनका फेस्टिवल का जो उसको वो एंजॉय करते हैं, जिस स्टाइल से उसको एंजॉय करते हैं उसको बताया गया है। 20 मिनट से लेके 30 मिनट तक उस फेस्टिवल का और गांव के अदर थिंग्स का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। एग्जैक्ट 30 मिनट पर इस पूरी कहानी होने का, जिसको हम बोलते हैं कि पहली चिंगारी वहाँ पे आती है, जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट इशू, जहाँ से इस स्क्रीन प्ले का राइज हो जाता है। इसको भी हम लिख लेंगे यहाँ पे क्रेडिट्स। उसके बाद यहाँ पे एक सॉन्ग है जो इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग बोल सकते हैं इसे, जहाँ पे फिल्म का मेन टाइटल भी दिखाई देता है कार्नन। एग्जैक्ट 9 मिनट पर 9 मिनट से 20 मिनट तक इस गाँव का फेस्टिवल जो है उस फेस्टिवल का सेलिब्रेशन का तरीका बताया जाता है। 20 मिनट से लेकर 30 मिनट्स तक जो भी इस गांव के या फिर इस फिल्म के कैरेक्टर्स है उनका एस्टेब्लिशमेंट है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ दिस ऑल फिल्म। जो 30 मिनट पर जो पहला इशू होता है उसमें प्रॉब्लम ऐसा होता है कि इस गांव की एक लड़की और उसके पिताजी उस लड़की का कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए उसको दूसरे बड़े शहर में ले जाने के लिए बस स्टॉप पर जाते हैं। जैसा हमें पता है कि इस गांव में कोई भी बस स्टॉप नहीं है, इसके लिए उन्हें किसी और बस स्टॉप पर, मतलब जो मेलूर नाम का गांव है वहाँ के बस स्टॉप पर जाकर बस पकड़नी पड़ती है। जब वहाँ पे वो जाते हैं तब वहाँ पे उनको जो दूसरे गाँव वाले हैं वो उस लड़की को सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, उसको टीज करते हैं। वहाँ से लेकर ये मुद्दा उठता है और फिर उस लड़की के पिताजी और उन लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है। जो झगड़ा कर्नन तक, जो धनुष का नाम है फिल्म में कर्नन, वहाँ तक वो बात पहुँच जाती है और वो उन लोगों को मारने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं। वहाँ से लेकर 38 मिनट तक धनुष के पूरे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब धनुष के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब हम इस गुलामगिरी में क्यों है, हम इस गुलामगिरी को क्यों नहीं तोड़ते, तो उस पर उनके दादाजी उनको हमेशा रिप्लाई देते रहते हैं। इस पोर्शन के बीच में एक ऐसा भी सीन है जहाँ पे धनुष एक गधे को देखते हैं जिसके दोनों पैर बांधे हुए हैं और धनुष पूछते हैं अपने दादाजी से कि इसके दोनों पैर बांधे क्यों गए हैं। तब उसके दादाजी ऐसा बोलते हैं कि ये उसका जो मास्टर है, उसका जो मालक है, उसने उसके दोनों पैर बांध कर रखे क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, वो उस मालक को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मतलब वो जो गधा है उसके दोनों पैर बांधने की वजह से वो गुलामगिरी के अंदर रह रहा है। तो धनुष को भी ऐसा लगता है कि हम भी एक स्पेसिफिक गुलामगिरी के अंदर रह रहे हैं, कि हम उस बात का कभी विद्रोह नहीं करते, उस बात को कभी हम रिपेल नहीं करते या फिर उसके अपोजिट में हम कभी बात ही नहीं करते। हम सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं कि यार हमको छोड़ दो, हम हमारे प्रॉब्लम्स है। धनुष का ऐसा मानना होता है कि हमें हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में हमेशा विरोध ही करना चाहिए। तो वो पहला अपोजिशन करते हैं एग्जैक्ट 43 मिनट पर। यहाँ पर एग्जैक्ट 43 मिनट पर वो एक अपोजिशन देते हैं, मतलब अपोज करते हैं एक सिचुएशन को जहाँ पे जिस लड़की को जिस आदमियों ने छेड़ा वहाँ पर वो उसको मारते हैं। यहाँ पे एक ऐसा भी सीन होता है कि धनुष एक बहुत ही लोअर कास्ट फैमिली से, मतलब बहुत ही पिछली जाति से, तो उनको वो कंडीशन संभालने के लिए वो एक सीआरपीएफ की भर्ती करने के लिए गाँव में जाते हैं। धनुष एक ट्रैक्टर को पकड़कर वहां तक जाते हैं। जब वो वहां से वापस निकलते हैं तो वो बस में बैठते हैं। तो जैसे हमें पता है तो हमें मेलूर से बस पकड़नी पड़ती है, मगर जब हमें वापस आना होता है वहां पे स्टॉप ना होने के कारण वो बस वहां पे रुकती ही नहीं, इसलिए उनको मेलूर तक जाना होता है और फिर से मेलूर से वापस उन्हें पोड़ेकुलम में आना होता है। तो धनुष उस बात का रिपेल करते हैं फर्स्ट टाइम। फिर आता है इस फिल्म का मेन कॉज ऑफ इंटरवल, जो 43 मिनट से लेकर एग्जैक्टली 1.7 मिनट तक जाता है। 1 घंटा 7 मिनट तक ये सीक्वेंस जाता है। दो गांवों के बीच में एक कबड्डी का कंपटीशन होता है। तब धनुष उस कंपटीशन में जब लड़ते हैं तब वहां पर भी इनके साथ चीटिंग की जाती है कि उनको परफेक्टली स्कोर नहीं किया जाता। वहां पर भी धनुष का गुस्सा हमें दिखाई देता है। आगे चलकर जब धनुष अपने पोड़ीकुलम के स्टॉप पर आ जाते हैं तो वहां पे एक प्रेग्नेंट महिला अपने पति के साथ होती है, जिसको
बड़े शहर में अस्पताल में जाना होता है चेकिंग करने के लिए, तब धनुष को वहाँ पर बहुत गुस्सा आता है उसकी कंडीशन देखते हुए। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एनिमल्स को सिंबॉलिक स्टाइल से यूज़ किया गया है इस फिल्म में कैरेक्टर्स की कहानी बताने के लिए या फिर कैरेक्टर्स की कंडीशंस बताने के लिए। जो जैसे धनुष ने अपने क्वेश्चंस पूछे थे अपने दादाजी से कि इस गधे के पैर क्यों बांधे गए हैं, उस टाइम पे जब धनुष उस बस स्टॉप पे होता है, उस महिला की कंडीशन देख रहा होता है, तो वहाँ पर भी वो गधा आता है और वहाँ पे बस रोकने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो बस को रोकने के लिए हर एक ट्राई करते हैं मगर बस नहीं रुकती है। तो धनुष अपने अंदर ही अंदर एक मान लेते हैं कि अब मतलब आज ही उनको उस कंडीशन को रोकना है, इसलिए वो उस गधे के पास जाते हैं, उस गधे के पैर की जो रस्सी है उस रस्सी को वो तोड़ देते हैं और ये बताते हैं कि आज से लेकर मैं अपनी जो रस्सियाँ है मतलब जो बेड़ियों के अंदर मैं जी रहा हूँ, जिस गुलामगिरी के अंदर मैं जी रहा हूँ उसको मैं आज ही तोड़ दूंगा। तब एक छोटा बच्चा उस बस पे एक पत्थर मार के फेंकता है जिससे उस बस का ग्लास टूट जाता है और उस बस को रोकना पड़ता है। सेम इसी टाइम पे धनुष जब उस गधे के दोनों पैर को छोड़ लेते हैं तब वो उस वाद विवाद को और बढ़ाने के लिए मतलब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक लकड़ी से उस बस को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं। तो जो कबड्डी की टीम धनुष के साथ थी वो भी टीम उनका साथ देते हुए उस बस को पूरी तरीके से तबाह कर देती है। यहाँ पे होता है इस फिल्म का इंटरवल। जैसा कि हम इंटरवल से पहले फिल्म देखते हैं, सबसे पहले जब फिल्म में क्रेडिट्स आते हैं तो फिल्म एक नॉर्मल तरीके से स्लोली चलती है। जब सॉन्ग आता है तब मोटिवेशनल की आग बढ़ जाती है और स्क्रीन प्ले थोड़ा सा ऊपर उठने लगता है। जब फेस्टिवल होता है तब ये फिल्म थोड़ी सी नॉर्मल और फेस्टिवल एक अलग एंगल से बताया गया है जो हमने पहले कभी नहीं देखा, उसके लिए भी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी तरीके से उछाल ले लेती है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है जहाँ पर भी फिल्म एकदम नॉर्मल तरीके से चलती है। जब वो पहला इशू होता है, जब उस लड़की का हरासमेंट होता है, तब स्क्रीन प्ले बहुत ही हाई पॉइंट पर पहुंच जाता है और हमें फिल्म की मेन बात जो है कि हमें विरोध करना है वो बात पता चलती है। उसके बाद जब हीरो अपोजिट करने लगता है, उसके बाद हीरो खुद की कंडीशन सॉल्व करने के लिए सीआरपीएफ की भर्ती करता है। गांव में वापस आने के बाद जब कबड्डी के कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ से ये स्क्रीन प्ले पूरी तरीके से एक हाइप पे चला जाता है। इंटरवल के बाद जब फिल्म ओपन होगी तो हमें इंटरवल में ही पता चलता है कि विद्रोह स्टार्ट हो चुका है और इस विद्रोह की ज़रूरत इंटरवल में बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ये जो पूरी फिल्म है ये फिल्म ही विद्रोह के ऊपर डिपेंड है। तो ऑब्वियसली इंटरवल पे जो विद्रोह का पॉइंट डाला है वो भी एकदम परफेक्टली टाइम किया गया है। इंटरवल के बाद हम स्क्रीन प्ले को फिर से 9 हिस्सों में डिवाइड करेंगे इस इंटरवल के बाद वाले पोर्शन को। अब जो विद्रोह उन्होंने किया तो उस पर पुलिस कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करेगा। उस मुद्दे को लेकर पूरे गांव में एक सनसनी सी फैल जाती है और पूरा गांव एक जगह पर डिस्कशन करने बैठ जाता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो वो तकरीबन 10 से 15 मिनट का सीक्वेंस है। फियर ऑफ विलन, तो इस स्क्रीन प्ले में पुलिस जो है वो इस फिल्म के विलन है या फिर उनको विलन जैसे ही कहा जाएगा। जब उनका डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है इस पॉइंट पर, वहाँ से लेकर जब तक पुलिस एंटर नहीं करते तब तक एक माहौल उस गांव में क्रिएट हो जाता है जहाँ पे सब गांव वाले डरे हुए होते हैं। जो उस बस के ऑनर हैं वो ऐसा कहते हैं कि उन्हें कोई भी इशू नहीं चाहिए, इसलिए वो चाहते हैं कि उन गांव वालों को कुछ भी ना किया जाए। मगर जो पुलिस वाले होते हैं वो उनका रौब झाड़ने के लिए उन गांव वालों में से कुछ गिने चुने या फिर ऐसा कह सकते हो कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बुलाते हैं पुलिस स्टेशन में कि आप आओ और साइन करके वापस चले जाओ। वहाँ पे जब पुलिस वाले आने के बाद ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है बस के ऑनर है उनकी तरफ से। उसके बाद जब पुलिस उनको पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं उन सब बुजुर्ग लोगों को, वहाँ पे उन्हें वो बहुत ज़्यादा मारते हैं। मारने के बाद उन्हें वहीं पे मारकर छोड़ देते हैं। ये बात जब धनुष तक पहुँचती है तब धनुष उसका आंसर पूछने के लिए वापस शहर में आते हैं उन बुजुर्ग लोगों को वापस ले जाने के लिए। वहाँ पे उन्हें ऐसा पता चलता है कि उनको मारा गया है। फिर वहाँ पर धनुष का जो सेकंड अपोजिशन है, जो सेकंड पावरफुल अपोजिशन है उस सोसाइटी के खिलाफ या फिर उन लोगों की मेंटेलिटी के खिलाफ कि जो इन गांव वाले लोगों को हमेशा निचली जात का, पिछड़ी हुई जात का या फिर अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, ऐसे पुलिस वालों को सबक सिखाने के लिए उस पूरे पुलिस स्टेशन को तोड़ देते हैं। वहाँ के जो उसके जो टीम मेंबर्स होते हैं धनुष के, मतलब वो जो कबड्डी वाले टीम मेंबर्स होते हैं वो उस पुलिस स्टेशन को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं। वहाँ पे पुलिस लोगों को भी मारते हैं और उनके बुजुर्ग लोगों को वहाँ से वापस लेकर आते हैं। यहाँ पे जो इशू था वो सॉल्व हो गया था, मगर पुलिस वालों के रौब की वजह से या फिर ऐसा कह सकते हैं कि खुद का एटीट्यूड दिखाने के लिए या फिर खुद की पावर का मिसयूज करने के लिए पुलिस वाले उन गांव वालों पर अन्य अत्याचार करते हैं, उनके बुजुर्गों पर अन्य अत्याचार करते हैं। वहाँ से लेकर पुलिस स्टेशन तक का सीक्वेंस बहुत ही दर्दनाक होता है। मतलब आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे कि जो अन्य अत्याचार अब तक पिछली जाति पर हो रहा है उसके प्रति
एक ऑडियंस का भी गुस्सा थिएटर में या फिर जब आप अमेजॉन प्राइम पे ये फिल्म देखोगे तब आपको भी वैसा ही फील होगा। जब पुलिस वाले उन बुजुर्गों को मारते हैं वहाँ से लेकर जब तक धनुष उन बुजुर्गों को वापस नहीं ले जाता तब तक ये स्क्रीन प्ले बहुत ही हाई पिच पर होता है। उसके बाद जब वो वापस लेकर आते हैं अपने बुजुर्गों को, वहाँ से लेकर प्लानिंग करने तक एक पोर्शन होता है। प्लानिंग करने के बाद सीआरपीएफ ज्वाइनिंग का एक पोर्शन होता है जो कुछ तकरीबन 2 मिनट का ही होगा। उसके बाद से लेके फिल्म एंड तक जो वॉर है, जो गांव वाले और पुलिस लोगों इनके बीच में जो दंगा हुआ था या फिर जो दंगा फसाद हुआ था, उसके ऊपर पूरा का पूरा क्लाइमैक्स है। अब डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा फिल्म का क्लाइमैक्स और फिल्म का एंड। अब जैसा कि आपने इस सिचुएशन के बारे में पढ़ा होगा या फिर आप इस वीडियो के बाद इस सिचुएशन को प्रॉपरली डिस्कस या फिर प्रॉपर स्टडी करोगे तब आपको पता चलेगा कि जब ये वॉर हुआ था तो पुलिस वाले और गांव वालों के बीच में पुलिस वालों की जीत हुई थी। मगर जब धनुष वापस आते हैं, जब उन्हें एहसास होता है कि उन्हें सीआरपीएफ की तरफ ना बढ़ते हुए अपने गांव में ही रुकना चाहिए, तो धनुष वापस आते हैं और जो अपनी पुश्तैनी तलवार है, जिस तलवार से उनके जो पूर्वज है जो अपनी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ चुके हैं, उस तलवार को हाथ में लेकर जब गांव में वापस आते हैं तो वो पुलिस वालों के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जिसमें पुलिस वालों को हार माननी पड़ती है। ये फिल्म का पूरी तरीके से क्लाइमैक्स होगा। क्लाइमैक्स के बाद धनुष को जो पहला वाला सीन है, जहाँ पे पहले ही सॉन्ग में धनुष को एक पुलिस वैन में ले जाया जा रहा है, जहाँ पे धनुष के हाथ में हथकड़ियाँ है और पूरा गाँव उसके समर्थन में विद्रोह करता है। एंड में होता यूँ है कि एक टाइम पीरियड बीता हुआ दिखाया गया है, 10 साल का टाइम बीत जाता है जब धनुष को पुलिस वाले ले जाते हैं। उनके ऊपर मुकदमा भी होता है, उनको जेल भी होती है 10 साल के लिए। जब 10 साल बाद धनुष वापस आते हैं अपने गांव में, जो गांव की परिस्थिति है, जो गांव की कंडीशन है वो बदल चुकी है। अब उनके गांव में बस आती है, अब उनके गांव में जो बच्चे हैं वो सीखने को दूसरे गाँव में जाते हैं। उनके गाँव के बहुत से लोग अब जॉब भी करते हैं। जब धनुष 10 साल बाद वापस आते हैं तब एक फेस्टिवल होता है जहाँ पे जो उनके दादाजी है वो दादाजी उस हादसे में गुजर जाते हैं। अगर हम इस फिल्म के पूरे स्क्रीन प्ले का ग्राफ देखें, जब इशू होता है पहला वाला इशू, तब आपको ऐसा दिखाई देगा कि स्क्रीन प्ले का ग्राफ पूरी तरीके से ऊपर उठ चुका है। उसके बाद ये पूरा स्क्रीन प्ले सस्पेंस में चला जाता है और स्क्रीन प्ले का ग्राफ हमेशा इंटरवल के बाद भी ऊपर ही रहता है। और जब ये फिल्म क्लाइमैक्स तक जाती है तो ये पॉइंट इतना ऊपर चला जाता है कि इसको आप बोल सकते हैं हाई रीचिंग ऑफ पॉइंट। यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में जब ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए, जब हर एक सीन, हर एक सीक्वेंस आपके दिल को छू जाए, तो स्क्रीन प्ले को बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ओवरऑल अगर इस फिल्म को देखें, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा कि राधे फिल्म इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो पब्लिक का अटेंशन या फिर पब्लिक के एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल कर सके, उसके कंपेरिजन टू कर्णन फिल्म इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रीन प्ले आई हैव एवर सीन। अगर हम ओवरऑल इस स्क्रीन प्ले को देखें तो हम देख सकते हैं कि बहुत से पॉइंट्स पर हाई जाता है, लो ये स्क्रीन प्ले कभी नहीं जाता। ये स्क्रीन प्ले साइलेंटली चलता है कभी कभार, पर ये लो पर कभी नहीं जाता। आर्ट फिल्म है इसलिए फिल्म को साइलेंट होना भी चाहिए। फिल्म में किसी भी तरह का ड्रामेटिक फाइट एक्शन सीक्वेंसेस नहीं है। जो भी फाइट सीक्वेंसेस है वो एकदम प्रॉपर तरीके से बताया गया है। जो भी जहाँ पे भी जब हरासमेंट होती है लड़की के पिताजी और जो लोगों के बीच में फाइट है वो भी एकदम सोफिस्टिकेटेड और रियलिस्टिक लगती है। ईच एंड एवरी फाइट, जो भी फाइट आप इस पूरे फिल्म में देखोगे, आप क्लाइमैक्स की फाइट देख लो या आप इंटरवल से पहले की फाइट देख लो या फिर इंटरवल की फाइट देख लो, हर एक सीक्वेंस एकदम रियलिस्टिक लगता है। इस फिल्म में बजट भी उतना ही अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है। इस पूरे स्क्रीन प्ले से हमें ऐसा पता चलता है कि कर्णन का स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता है तो हम सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन की बात अगले वीडियो में करेंगे।